नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। सिलक्यारा की सुरंग में 17 दिन फंसे मजदूरों को निकाल तो लिया गया, लेकिन यह सवाल अभी भी बाकी है कि इतना बड़ा हादसा आखिर कैसे हुआ और क्यों हुआ। क्या सुरंग की डिजाइन और इसको बनाते समय तय मानकों का ध्यान नहीं रखा गया था? अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एनडीटीवी से कहा कि सिलक्यारा हादसे की विस्तृत जांच होगी। सिलक्यारा सुरंग हादसे ने देश भर में बन रही सुरंगों की ओर ध्यान खींचा है। देश में तमाम दुर्गम स्थलों पर सुरंगों का जाल बनाने का काम जारी है। क्या इन सुरंगों के निर्माण में तय गाइडलाइंस का ध्यान रखा जा रहा है? देश में टनल की डिजाइन और कंस्ट्रक्शन की गाइडलाइन तय करने के लिए गठित सरकार की एक्सपर्ट कमेटी के सदस्य और आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर जगदीश तेलंगराव साहू ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा, सिलक्यारा हादसे के बाद देश में टनल कंस्ट्रक्शन को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हुए हैं। हम कहीं पे खुदाई करने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वहाँ पे किस तरीके के रॉक है, किस तरीके का वहाँ पे रॉक का स्ट्रक्चर है, क्या वहाँ पे फॉल्ट तो नहीं है, क्या वहाँ पे लूज रॉक तो नहीं है, वहाँ पे रॉक है या सॉइल है। हमें कुछ भी नहीं मालूम होता है खुदाई करने के पहले। तो ये सब बड़ी जानकारी हमें लेना चाहिए खुदाई के पहले। इसे ही हम साइट इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक सवाल सेफ्टी मेजर्स को लेकर भी उठ रहे हैं। इस मामले में एस्केप टनल का ना होना दुर्भाग्यपूर्ण था। एक तो होता है साइट इन्वेस्टिगेशन, आपने खुदाई से पहले जितनी जानकारी आप कर सकते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के जरिए या बोर होल्स के जरिए वो कर लीजिए, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग के जरिए जो भी कर सकते हैं वो कर लीजिए। ये एक एस्पेक्ट हो गया है। दूसरा एस्पेक्ट होता है डिज़ाइन का। डिज़ाइन जनरली हम लोग NATM से करते हैं, न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड होता है जिससे हम लोग करते हैं। अगर इससे करते तो उसका एक एसेंशियल फीचर, जरूरी फीचर ये होता है कि जैसे जैसे आप खुदाई करते जाते हैं तो आप एक फीडबैक मैकेनिज्म देते हैं। आप जैसे खुदाई में कहीं लूज रॉक आया तो आप उस हिसाब से उस जगह की डिज़ाइन मॉडिफाई करते हैं। तो ये फीडबैक लूप टनलिंग में ज़रूरी है होना एस्टेब्लिश, ये अभी नहीं है। उधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को एनडीटीवी से कहा, हादसे की समीक्षा की जाएगी। बिल्कुल। और विशेषज्ञ जो हैं धामी साहब, आपने देखा ही होगा जो उनकी टिप्पणियां आती हैं, कहते हैं कि जो पहाड़ हिमालय के, खासतौर से उत्तराखंड के थोड़े नए पहाड़ हैं, उतने स्थायी मजबूत नहीं हैं, इसलिए बहुत सावधानी और एहतियात बरतने की आवश्यकता है। नहीं, मैंने कहा कि सभी की समीक्षा होगी और जहाँ पर भी इस प्रकार के काम हो रहे हैं वहाँ की सभी चीज़ों को ध्यान में रख के जो जियोलॉजिकल सर्वे इत्यादि हैं वो होते हैं। और भी हमारे यहाँ टनलें बनी हैं, बड़ी बड़ी टनलें बनी हैं, इससे पहले भी काम हुए हैं। अभी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन पर भी काफ़ी बड़ी बड़ी टनलें बनी हुई हैं, लेकिन अब वो ये किस कारण से हुआ है, क्या हुआ है, तो समीक्षा के बाद आएगा। तो ये जो हादसा हुआ, क्या इसकी कोई जांच होगी? जो दोषी हैं इसके लिए क्या उनको जिम्मेदार ठहरा करके सजा दिलवाने का प्रयास किया जाएगा? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, जब समीक्षा करेंगे तो समीक्षा में सब कुछ आ जाएगा। इस हादसे के बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपने सभी 29 अंडर कंस्ट्रक्शन टनल्स का सेफ्टी ऑडिट करने का फैसला किया है। अब टनल एक्सपर्ट चाहते हैं कि इसके साथ ही देश में रेलवे और हाइड्रो पावर टनल्स की भी सेफ्टी ऑडिट करना बेहद जरूरी हो गया है। जाहिर है, किसी भी टनल का निर्माण एक रिस्की वेंचर होता है और सरकार को इस हादसे से सीख लेते हुए आने वाले समय में आगे बढ़ना होगा। दिल्ली से अखिलेश शर्मा और पूजा आर्या के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। सुरंग से निकाले गए सभी 41 मजदूरों को ऋषिकेश एम्स में रखा गया है। वहां की डायरेक्टर मीनू सिंह ने कहा कि सभी मजदूरों की सेहत सही है, उनका ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन लेवल सामान्य है। मेंटल कंडीशन उनकी बहुत अच्छी है। मतलब ये एक बहुत ही अच्छा विषय है कि उनको दे आर वेरी पॉजिटिव। और एक दो लोग उनके साथ ऐसे हैं जो कि दूसरों का भी बहुत साहस बढ़ाते हैं और उन्होंने उनका जो मोराल है वो हाई करके रखा उस पीरियड में भी। तो मेंटल कंडीशन अच्छी है। हो सकता है थोड़ी बहुत नींद वगैरह में उनको प्रॉब्लम आए अभी, क्योंकि वो बहुत टेंशन में रहे हैं इतना टाइम।
तो वो उसके लिए हम उनका कुछ हिस्ट्री वगैरह ले लेंगे और बाद में देखेंगे अगर किसी को कोई तकलीफ हुई या कुछ प्रॉब्लम हुई तो उनको साइकोलॉजिकली विल सपोर्ट। यहाँ उनका स्वागत भी किया गया है उस प्रशासन द्वारा। हाँ बिल्कुल, हमने उनको हार पहना है और वो खुश थे और हमें भी बहुत अच्छा लगा कि वो एक वीरता का काम करके आए, इतना दिन एंड्योर करके आए हैं। हमारे सहयोगी नकुल ने ऋषिकेश एम्स से जायजा लिया। इन 41 मजदूरों को दिन में एयरलिफ्ट करने के बाद चिनूक के इंडियन एयरफोर्स के चॉपर में जब ये एयरलिफ्ट किए गए, उसके बाद इनको लाया गया एम्स के मेडिकल फैसिलिटी में, एम्स ऋषिकेश में। इस वक्त हम मौजूद हैं और पीछे मेरे देख सकते हैं आप एक ट्रॉमा सेंटर है जहां पर कि इन मज़दूरों को 41 मज़दूरों को रखा गया है। इनको ऑब्जर्वेशन पे पीरियड के लिए रखा गया है और यहाँ पे एम्स मेडिकल फैसिलिटी में एक वार्ड बनाया गया है, स्पेशल वार्ड, जहाँ पर 41 बेड्स दिए गए हैं, अलॉट किए गए हैं। उनमें ये 41 मज़दूर अभी इस वक्त रेस्ट कर रहे हैं और ये लोग ऑब्जर्वेशन पीरियड में हैं इस वक्त। आपको बता दें डॉक्टर मीनू जो यहाँ की डायरेक्टर हैं एम्स ऋषिकेश की, उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा कि जो मेंटल कंडीशन है इन रेस्क्यूड वर्कर्स की वो अभी ठीक है और इसी के साथ उन्होंने एक टीम का गठन किया है जो कि इनका असेसमेंट कर रही है और जो ऑब्जर्वेशन के लिए यहाँ पर लाया गया है वो टीम इस पर पूरी निगरानी बनाए रखे हुए है। इसी के साथ साथ एक स्पेशलिस्ट हैं जिनको बैंगलोर से बुलाया गया है। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो उन डॉक्टर को बुलाया जाएगा, उस स्थिति में उन डॉक्टर का उपयोग किया जाएगा। वो स्पेशलिस्ट हैं, अगर कुछ इमरजेंसी होती है तो जिनको बैंगलोर से बुलाया गया। ये कुछ जानकारियां हमें यहाँ पर आके मिली है जो कि डॉक्टर मीनू इन्होंने डायरेक्टर हैं जिन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए भी बताया। दिन में चिनूक हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स के हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से इनको एम्स की मेडिकल फैसिलिटी में यहाँ पर लाया गया। अब इनको ऑब्जर्वेशन के लिए जो रेस्क्यूड वर्कर्स हैं 41 मज़दूर हैं उनको यहाँ पर ऑब्जर्वेशन के लिए रखा गया है। उनकी जो मानसिक और शारीरिक स्थिति है उसको अभी नियंत्रण में बताया गया है। इसी के साथ साथ कल जो है हमें पता ये चलेगा कि इनको किस तरह से और कहां भेजा जाएगा। कोलकाता में बुधवार को राजनीतिक हलचल का दौर रहा। गृह मंत्री अमित शाह ने ममता बनर्जी पर हमला बोला। उधर ममता बनर्जी धरने पर बैठ गए इस मांग के साथ कि केंद्र ने जो फंड रोका है उसे रिलीज किया जाए। मैं दीदी को कहकर जाता हूं, हम भाजपा वाले हैं, हमारा कार्यकर्ता हमारा भाई से बढ़कर होता है, भाई से बढ़कर होता है। दीदी, भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या की है देश भर का और पूरे बंगाल का एक एक कार्यकर्ता इसका बदला लेने के लिए तैयार है। 2026 में जब चुनाव होगा तब मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार से राजनीतिक हत्या का वोट देकर बदला दिया जाता है। अगर 26 में यहां भाजपा सरकार बनानी है तो इसकी नींव 24 के लोकसभा के चुनाव में डालकर मोदी जी को बंगाल से प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। अमित शाह के निशाने पर टीएमसी सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रहीं। लोकसभा चुनावों में अमित शाह ने बंगाल से 25 सीटों का लक्ष्य रखा है। यही नहीं, 2026 विधानसभा चुनावों में 2/3 बहुमत की बात की। टीएमसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इतने सारे भ्रष्टाचार हुए हैं कि संसद की पवित्रता को भी तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने समाप्त कर दिया। भेंटे लेकर, सौगादे लेकर सवाल पूछने वाले सांसद और वो पार्टी बंगाल और भारत का भला कर सकती है क्या? बंगाल का विकास मोदी जी की सबसे बड़ी प्राथमिकता बंगाल का विकास है। हमें एक ऐसी सरकार चाहिए जो मोदी जी को विकास करने के लिए अनुकूल भूमि तैयार करे। ममता बनर्जी मोदी जी को विकास नहीं करने देती है। उधर अमित शाह के भाषण के फौरन बाद ममता धरने पर बैठ गईं। टीएमसी ने कहा, केंद्र पहले बंगाल का बकाया दे। আমাকে অমিত শাহ দেখিয়ে নরেন্দ্র মোদি দেখিয়ে কোনো লাভ নেই। আর যারা
अमित शाह और नरेंद्र मोदी को दिखाने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है और उन लोगों को जो लूट में शामिल रहे हैं जब वो टीएमसी में थे, इन गद्दारों से कोई डरने वाला नहीं। 2024 की चुनाव तो आने वाले हैं, लेकिन 2026 में राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और जो नेता का बयान है और बाकी विधायकों का धरना और स्लोगन है, उससे देखकर एक चीज़ पता चलता है, 2024 और 2026 में पश्चिम बंगाल के चुनाव में जमकर लड़ाई होगी बीजेपी और टीएमसी के बीच में। कैमरा पर्सन जीडी शंकर के साथ कोलकाता से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। उधर कर्नाटक हाई कोर्ट की तरफ से राज्य के उप मुख्यमंत्री को राहत मिली है। आय से अधिक मामले में उनके खिलाफ चल रही जांच रोक दी गई है। कर्नाटक सरकार ने सीबीआई जांच का आदेश वापस लेने का फैसला किया था। कोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले को मानते हुए सीबीआई जांच रोक दी। राज्य सरकार जांच कर्नाटक पुलिस या लोकायुक्त से करवाना चाहती है। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर राज्य के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार की नजर थी। उन्होंने तकरीबन 75 करोड़ रुपए के आय से अधिक मामले की जांच करने के लिए सीबीआई को इजाजत देने के येदियुरप्पा सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। इसी बीच पिछले हफ्ते सिद्धरामैया सरकार की कैबिनेट ने सीबीआई से जांच वापस लेने का फैसला किया। हाई कोर्ट ने नियमों के तहत इसे मान लिया। डीके शिव कुमार ने हाई कोर्ट के फैसले पर फौरन ट्वीट किया, मेरे खिलाफ सीबीआई जांच रद्द करने के सरकार के फैसले को बरकरार रखने के लिए उच्च न्यायालय को मैं धन्यवाद देता हूं। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया, न कभी करूंगा। कोर्ट का जो भी आदेश हो मैं उसको मानूंगा। सीबीआई कर्नाटक सरकार के फैसले को चुनौती दे सकती है। सीबीआई ने हाल ही में हाईकोर्ट को बताया था कि डीके शिव कुमार के आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच 90% पूरी हो चुकी है और जल्द ही चार्जशीट दाखिल की जाएगी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने 3 महीने के अंदर यानी जनवरी तक जांच रिपोर्ट अदालत में दाखिल करने का निर्देश दिया था। येदियुरप्पा सरकार ने 2019 में सीबीआई को जांच के आदेश दिए थे। डीके शिव कुमार का कहना था कि नियमों को ताक पर रखकर बीजेपी सरकार ने उनके खिलाफ यह कदम उठाया था। डीके शिव कुमार के आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई ने अदालत को बताया था कि वो 90% जांच पूरी कर चुकी है और चार्जशीट दाखिल करने वाली है। लेकिन ठीक इसी बीच अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने डीके शिव कुमार के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश को वापस ले लिया। ऐसे में अगर सीबीआई कर्नाटक सरकार के इस फैसले को अदालत में चुनौती देती है तो फिर अदालत के फैसले पर यह निर्भर होगा कि जांच कौन सी एजेंसी करेगी। बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के मुख्य सचिव का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। नरेश कुमार का कार्यकाल 31 मई तक बढ़ाया गया है। वो 30 नवंबर को रिटायर हो रहे थे। दरअसल दिल्ली सरकार को बड़ा झटका लगा है और केंद्र को जीत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सचिव नरेश कुमार के 6 महीने के सेवा विस्तार को हरी झंडी दिखाई है। दिल्ली सरकार ने नरेश कुमार के सेवा विस्तार का विरोध किया था। सीजेआई DY चंद्रचूड़ की बेंच ने यह फैसला सुना है। सुप्रीम कोर्ट ने माना केंद्र के पास दिल्ली में मुख्य सचिव की नियुक्ति का अधिकार है। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में शुक्रवार को रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक होने जा रही है। बैठक में चीन और पाकिस्तान से निपटने के लिए तीसरा विमान वाहक पोत खरीदने का फैसला लिया जा सकता है। यह नया पोत देश में ही बनेगा। भारतीय नौसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा होने जा रहा है। नौसेना को एक और विमान वाहक पोत मिलने जा रहा है। 30 नवंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होने वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। यह फैसला उन चिंताओं के बीच लिया जा रहा है जिससे पता लगता है कि हिंद महासागर में चीन की घुसपैठ लगातार बढ़ती जा रही है। करीब 40,000 करोड़ की लागत से यह पोत देश में बनेगा। फिलहाल नौसेना के पास 2 विमान वाहक पोत हैं। एक है INS विक्रमादित्य जिसे भारत ने रूस से खरीदा है और दूसरा है INS विक्रांत जो देश में बना है। INS विक्रांत का कमीशन
पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इस विमानवाहक पोत को कोचिन शिपयार्ड बनाएगा, जिसे आईएसी द्वितीय के नाम से जाना जाएगा। यह विमानवाहक पोत 45,000 टन वजनी होगा। इस विमानवाहक पोत में 28 लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर होंगे। यह बहुत कुछ भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत विक्रांत की तरह होगा। अगर विक्रांत की बात करें तो विक्रांत 262 मीटर लंबा है, 62 मीटर चौड़ा है और 59 मीटर ऊंचा है और इसकी स्पीड है 52 किलोमीटर प्रति घंटा। हालांकि नए एयरक्राफ्ट कैरियर को तैयार होने में 8 से 10 साल लग जाएंगे। फिर भी आने वाले सालों में एक साथ 3 बैटल कैरियर ग्रुप का होने के बहुत मायने हैं। एक कैरियर बैटल ग्रुप यानी कि पानी में तैरते हुए किसी सैन्य अड्डे की तरह होता है, जिसमें लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, मिसाइल, गन, बम, तमाम तरह के खतरनाक हथियार होते हैं। यह करीब 400 किलोमीटर के एरिया में नजर रख सकता है, हर गतिविधि का मुआयना करता है और 400 किलोमीटर के दायरे में जो भी खतरा होता है उस खतरा का सामना करने के लिए भी तैयार है। साफ है कि भारत हिंद महासागर में अपना दबदबा बनाना चाहता है। अगर चीन की बात करें तो चीन के पास 2 विमानवाहक पोत हैं, पाकिस्तान के पास तो एक भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि देश में विमानवाहक पोत बनने से एक नहीं कई फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा है इससे रोजगार बढ़ेगा, कई लोगों को काम मिलेगा, स्वदेशी तकनीक को बढ़ावा मिलेगा, आत्मनिर्भरता में भी मदद मिलेगी और सबसे बड़ी बात, समंदर में चीन और पाकिस्तान के ओर से मिलने वाली किसी भी चुनौती का माकूल जवाब देने में भारतीय नौसेना पूरी तरह से सक्षम होगी। अमेरिकी न्याय विभाग ने एक बयान जारी कर भारत पर अमेरिका स्थित एक सिख अलगाववादी नेता गुरु पतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। यह बयान अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय ने जारी किया है। इस बयान में लिखा गया है कि न्यूयॉर्क शहर में एक अमेरिकी नागरिक की हत्या की नाकाम साजिश में भाग लेने के संबंध में भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता के खिलाफ हत्या का आरोप दायर किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका और चेक गणराज्य के बीच द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि के अनुसार चेक अधिकारियों ने 30 जून 2023 को गुप्ता को गिरफ्तार किया और हिरासत में लिया। इससे पहले आज विदेश मंत्रालय ने इन घटनाक्रमों से जुड़ी पिछली रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त इनपुट की जांच की जा रही है। हम पहले ही कह चुके हैं कि द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग पर अमेरिका के साथ चर्चा के दौरान अमेरिकी पक्ष ने संगठित अपराधियों, बंदूक चलाने वालों, आतंकवादियों और अन्य लोगों के बीच सांठगांठ से संबंधित कुछ इनपुट साझा किए थे। हमने ये भी संकेत दिया था कि भारत ऐसे इनपुट को गंभीरता से लेता है क्योंकि वो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा हितों पर भी प्रभाव डालते हैं और संबंधित विभाग पहले से ही इस मुद्दे की जांच कर रहे थे। रैंप वॉक आपने कई देखे होंगे, लेकिन बुर्के में रैंप वॉक पहली बार। मुजफ्फरनगर के एक कॉलेज की लड़कियों ने बुर्के में रैंप वॉक किया, लेकिन दकियानूसी सोच को तोड़ती उनकी ये कोशिश कट्टरपंथियों को पसंद नहीं आई। सरकती जाए है रुख से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता निकलता आ रहा है आफताब, आहिस्ता आहिस्ता। वाकई ये परंपरा की मिट्टी पर खड़ी आधुनिकता के रुख पर चमका वो सूरज है जो नई पीढ़ी को रोशन कर रहा है। मुजफ्फरनगर के श्रीराम ग्रुप कॉलेज की कई लड़कियों ने बुर्के में रैंप वॉक किया, अपनी परंपरा से जुड़ी हुई आधुनिकता की तरफ मुड़ी हुई। देखिए, खूबसूरती है मेरे वतन की, रंगी बिरंगी रिवाजों में, चाहे कोई तंग कपड़े पहने या कोई रहे हिजाबों में।
जब हिजाब उतारते हैं तब सवाल खड़े होते हैं, जब हिजाब पहनते हैं तब सवाल खड़े होते हैं। सिंपल मैसेज ये था कि अनेकता में एकता। जिस मंच पर वेस्टर्न कैजुअल ट्रेडिशनल चल रहा था, उसी मंच पर बुर्का अबाया ड्रेस भी चल रहा था। ये ना हो कि भाई मुस्लिम समुदाय की लड़कियां पीछे रह गई कहीं। कभी महिलाओं की हिफाजत के लिए बुर्के का चलन शुरू हुआ था, लेकिन वक्त के साथ साथ कट्टरता का साया भी इस पर पड़ता गया। अब लड़कियों ने बुर्के में रैंप वॉक किया तो विरोध में कुछ जुबानें भी चलने लगी। बुर्का किसी फैशन शो के लिए इस्तेमाल नहीं किया था। जो श्री राम कॉलेज वालों ने ये किया है, ये किसी एक मजहब को टारगेट करके किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काना, ये उनको शोभा नहीं देता है। उनको मंजर आम पे आके माफी मांगनी चाहिए। जिन आंखों ने दकियानुसी सोच की अंधेरी रात से निकलकर सुनहरी सुबह का ख्वाब देख लिया है, वो भला ऐसे विरोध से कहां डरने वाली हैं। मैं तो यही कहूँगी कि ये जो विवाद खड़ा कर रहे हैं ये उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुर्का एक कोई फैशन नहीं है। ये मुस्लिम लड़कियां जो पहनती हैं, न पहनती हैं, वो उनकी मर्जी होती है और ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी। उन्हें ऐसा विवाद नहीं करना चाहिए। खुद कॉलेज भी अपनी इस नई पहल से गदगद है। वो चाहता है कि उसकी छात्राएं अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने का हक अपने पास रखें। किसी भी धर्म की बच्ची को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। इस इवेंट का मूल उद्देश्य यही है कि बच्चों को उनकी क्रिएटिविटी को एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। आखिर कब तक हम औरतों को बताते रहेंगे कि उन्हें क्या पहनना चाहिए, क्या नहीं पहनना चाहिए, क्या चीज़ फैशनेबल है और क्या चीज़ फैशनेबल नहीं है। इस पूरी कंट्रोवर्सी का जवाब बस एक लाइन में दिया जा सकता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी। मुजफ्फरनगर से मोनू सिंह के साथ और लखनऊ से कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ तनिष्क पंजाबी, NDTV इंडिया।